Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आज हम करने वाले हैं टॉप 50 MCQs जिसमें 10 MCQs होंगे आपके हाई कोर्ट के, उसके अलावा 40 MCQs हम करने वाले हैं प्रेपोजिशन के ऊपर. ठीक है, जेके हाई कोर्ट के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो उसके लिए. और अगर आप वीडियोस जो है देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. ठीक है, आपको डेली के डेली बेसिस पे 2 आपको वीडियोस यहाँ पे मिलती हैं डेली. तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज का. पहले हमने 10 क्वेश्चन करने हैं कोर्ट अवेयरनेस के, उसके बाद हमने इंग्लिश के करने हैं. ठीक है, कल की हमने एक फुल मॉक टेस्ट करा है इसके हमारे चैनल पे. जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है जाइए, वहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट मिलने वाला है एग्जाम पैटर्न के बेस्ड पे. आप उस पर अपनी प्रिपरेशन देख सकते हो. सबसे पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द सुप्रीम कोर्ट टू हैव अ सीट आउटसाइड दिल्ली? तो इसका सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 130. तो इसमें ये बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली से बाहर कोई भी प्लेस में जाके बैठ सकता है. ठीक है, जहाँ पे भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे चूज करते हैं. लेकिन जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनको प्रेसिडेंट की जो है अप्रूवल लेना जो है वो मैंडेटरी होती है. ठीक है, और इसके अलावा भी वो टाइम टू टाइम जो है अपॉइंट भी कर सकते हैं जो जो भी जगह पे उनको जाना हो. जैसे कि आपका लॉ कमीशन है, उसने बहुत बार सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि आप जो है दिल्ली से बाहर भी दूसरी सिटीज़ में जाके आप बैठ सकते हो. ठीक है, तो ये आपको एक लैंडमार्क इसके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है इसका बेंच आपका श्रीनगर में बैठा था 1943. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये बैठना था और ये ओनली एक ही बार हुआ जब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से बाहर उस टाइम पे ऐसा हुआ था. और अगर हम बात करें 1943 में उन्होंने श्रीनगर में अपील सुनी थी. ठीक है, और ये जो बेंच था आपका 1953 में, ये अगर हम बात करें फिर इसके बाद ये आपका एक्सटेंड हो गया था जम्मू एंड कश्मीर में 1954 में. और इस बेंच में आपके चीफ जस्टिस आपके थे जस्टिस मेहर चंद महाजन. कौन थे आपके? मेहर चंद महाजन. और आपके जस्टिस SR दास थे. ठीक है, और उसके अलावा आपके जस्टिस गुलाम हसन. कौन कौन थे? जस्टिस SR दास, गुलाम हसन और चीफ जस्टिस थे आपके मेहर चंद महाजन. और इन्होंने यहाँ पे आके 17 अपील्स जो हैं ये सुनी थी. तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है. और इसके अलावा अगर हम बात करें 1954 में कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑर्डर आया था 1954 का. ठीक है, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन थी वो JNK में भी एक्सटेंड हो गई थी. तो इसका सही आंसर होगा 1954. ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर लाइंग अंडर ओथ इन द कोर्ट? सो ये है आपका सही आंसर इसका, पर्जरी. ठीक है, पर्जरी का मतलब होता है कि कोई भी आपको फॉल्स स्टेटमेंट देनी, आप ओथ ले रहे हो लेकिन उसमें आपने कोई गलत चीज़ बोली है. ठीक है, वो सही नहीं बोल रहे हो, तो उसको आप क्या माना जाता है? जो पर्जरी होती है ना, ये आपका एक तरह से सीरियस क्राइम इसको माना जाता है. ठीक है, आपको पता है लेकिन फिर भी आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जब आप स्वॉन लेते हो कि आप ये सच बोल रहे हो. लेकिन एक तरह का अगर आप ये ऐसा करते हो तो आपके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लग जाते हैं, जैसे कि फाइन भी हो सकता है, आपका इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which among the following parts of Indian Constitution deals with the power and jurisdiction of Supreme Court? ये क्वेश्चन सबको ही आना चाहिए और इसका आपका सही आंसर होगा पार्ट 4. क्या है? पार्ट 4 जो है ये आपका डील करता है सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के साथ. ठीक है, और इसका जो टाइटल क्या है? पार्ट 4 का टाइटल है आपका द यूनियन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और जो सुप्रीम कोर्ट है आपका, ये आपका चैप्टर 5 में इस्टेब्लिश हुआ है. चैप्टर आपका 4 है और पार्ट आपका 5 है.
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। पार्ट 5 है, चैप्टर 4 है, और इसका टाइटल है द यूनियन जुडिशरी। जो सुप्रीम कोर्ट का है ना, चैप्टर 4 पार्ट 5, तो उसका है द यूनियन जुडिशरी, ये इसका टाइटल है। और अगर हम बात करें इसके जो आर्टिकल्स हैं, तो ये आपके ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि पार्ट 5 के साथ जो सुप्रीम कोर्ट के साथ कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है। तो अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की जो एस्टेब्लिशमेंट होती है, वो होती है आपकी आर्टिकल 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश होता है। और 125 में जो सैलरीज वगैरह होती हैं वो होती हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। 126 में आपके एक्टिंग चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होती है, और 127 में एडॉक जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड आपको सारे के सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। और ये आपका स्टार्ट होता है 124 से आर्टिकल्स स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। What is the docket in court? तो डॉकेट जो होता है ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो ये एक लिस्ट होती है जितने भी लीगल जो है केसेस उस दिन होने होते हैं, कोर्ट में सुने जाने होते हैं। ठीक है, ये उनकी एक लिस्ट होती है, या फिर जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उनका ये रिकॉर्ड होता है लीगल केस में। इसको आप और क्या भी बोल सकते हो, जो डॉकेट होता है उसे आप केस लोड भी बोलते हो। ठीक है, केस लोड ऑफ अ कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें मैंने आपको बताया केसेस की लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ पार्टीज होती हैं जिनके केसेस होते हैं। ठीक है, और जो रिकॉर्ड होता है प्रोसीडिंग्स का वो होता है, और टाइम लाइन होता है, जो जो भी इवेंट्स होंगे केस के रिलेटेड उनका सारा का सारा आपका टाइम जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स जजेस ऑफ द हाई कोर्ट? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होंगे वो अपॉइंट करते हैं जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, और अगर हम बात करें चीफ जस्टिस जो हैं वो अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, वो भी, और ये आपको जब चीफ जस्टिस अपॉइंट करने होते हैं तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनसे कंसल्टेशन जो है प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, और बाकी के जो भी आपके अपॉइंटमेंट होते हैं दूसरे जजेस, तो जो चीफ जस्टिस होंगे ना उस कोर्ट के, तो उनसे भी कंसल्ट किया जाता है विद CJI। यानी कि अगर आपको JNK हाई कोर्ट का कोई जज अपॉइंट होना होगा तो प्रेसिडेंट पहले कंसल्ट करेगा CJI के साथ, फिर आपका जो भी चीफ जस्टिस होगा ऑफ द कंसर्न्ड कोर्ट उनसे भी जो है कंसल्टेशन जो है आपको लेनी पड़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना। और जो प्रेसिडेंट होंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी वही अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और ये आपका मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एक जो है होता है, उसमें ये सारा का सारा प्रोसीजर लिखा होता है कि कैसे कैसे अपॉइंटमेंट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द हाई कोर्ट कंट्रोल ओवर सब ऑर्डिनेट कोर्ट? तो इसका आपका सही आंसर होगा आपका आर्टिकल नंबर 235। ये आपको हाई कोर्ट को कंट्रोल देता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर, जिसमें आपके सब ऑर्डिनेट कोर्ट में आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आपके हाई कोर्ट के क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेट होते हैं। तो अगर हम बात करें 235 आर्टिकल की, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। सबसे पहले अगर किसी की जो हाई कोर्ट में जो जो काम करते हैं पर्सन सर्विस में है, उनको उनकी पोस्टिंग, उनकी जो प्रमोशन वगैरह होती है, उनको जो लीव देनी होती है, ये सब आपके हाई कोर्ट में आर्टिकल 235 में होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the legal instrument made to modify an earlier will? जल्दी से आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर है आपका कॉडिसिल। ठीक है, जो कॉडिसिल होता है ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, जो भी एग्जिस्टिंग विल होती है उसे ये क्या करता है, अमेंड करता है। ठीक है, जो भी उसमें लिखा होता है चीज़ें, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में होता है उनको चेंजेस करता है। ठीक है, या फिर उसको रिमूव कर सकता है या फिर चेंज कर सकता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को।
और ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। और ये आपका एक फॉर्मली जो होता है ये एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट होता है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आपकी टर्म्स ऑफ विल, क्या किस चीज़ के ऊपर वो विल बनी हुई है, उसकी क्या क्या टर्म्स है, और उसमें कौन कौन से पर्सन्स जिनका नाम है, ठीक है, उनका नाम चेंज करना है या फिर उनको और कोई पर्सन उसमें ऐड करना है उस विल में, तो ये सब आपका इसमें आता है। What is the term for the authentication of a signature by an authorized person such as notary public? सो ये होता है आपका अटेस्टेशन। तो ये एक ऐसा, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये डिक्लेरेशन होता है कि कोई इस चीज़ में कुछ कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो इसका एविडेंस या फिर प्रूफ हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि ये एक ऐसा एक्ट होता है या फिर इंस्टेंस होता है जो आप किसी चीज़ को, जब आप किसी चीज़ के साथ अटेस्ट करते हो कि उसका प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस वो माना जाता है। What is a civil action brought by a party another in a court of law is called? Civil action जब किसी पार्टी के खिलाफ लिया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में, उसे क्या बोला जाता है? तो इसे हम बोलते हैं लॉ सूट। क्या बोलते हैं हम? लॉ सूट। सिविल केस में जब आप सूट फाइल करते हो तो उसे आप सूट बोलते हो, ठीक है। तो ये एक तरह की लीगल प्रोसीडिंग्स होती है जिसमें आप किसी के खिलाफ जो है कंप्लेंट जैसे करते हो, तो सिविल केस में उसको बोला जाता है सूट, ठीक है। या फिर आपको कुछ भी अपना राइट चाहिए, ठीक है, आपको कोई इंजरी हुई है उसकी कोई रेमेडी चाहिए, तो ये भी आप सूट फाइल करते हो, इसे आप लॉ सूट भी बोलते हो, ठीक है। तो इसमें आपके ये एक मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। जब आपका ये सूट आप फाइल करते हो उसके स्टार्ट से लेके जब तक आपको इसमें कोई रिलीफ ग्रांट हो रहा है तब तक ये आपका सूट ही माना जाता है। और ये आपका एक तरह का क्या होता है, रिक्वेस्ट होती है जिसमें आप कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकते हो। What is the formal request written presented to a court of law is called? ये आपको सबको ही पता होना चाहिए। तो ये होती है आपकी पिटीशन, ठीक है। ये आप फॉर्मल रिक्वेस्ट कोर्ट ऑफ लॉ को प्रेजेंट करते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे कोर्ट के रिलेटेड हो जाते हैं क्वेश्चन खत्म। तो अभी हम करने वाले हैं इंग्लिश के क्वेश्चन, तो ये आपको बताने हैं। और अभी 40 क्वेश्चन जो होंगे वो कोशिश करूंगी मैं जल्दी 20 मिनट में उसको कवर कर दूं, ठीक है। तो आपकी क्लास ज़्यादा लंबी मैं नहीं लेने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कीप योर डॉग डैश द फ्लावर बेड्स, इट मे डैमेज द फ्लावर्स। और एक भी क्वेश्चन अगर मैं बात करूं इंग्लिश का आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑफ, ठीक है। अपने कुत्ते को फ्लावर बेड से दूर रखना है। जो प्रीपोजिशन ऑफ होता है ना, तो ये क्या दिखाता है कि किसी चीज़ से आपका सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। आप जो है किसी जगह से मूवमेंट कर रहे हो, दूर जा रहे हो, ठीक है, टाइम टू टाइम। जैसे कि आप बोलते हो अवे फ्रॉम, ये भी आपका मतलब होता है कि ऑफ का, ठीक है। सेपरेशन, डिपार्चर, इंटरप्शन, रिमूवल, तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट, we will have to await for the result as the manager is on strike. तो यहाँ पे अगर हम बात करें पार्ट नंबर ए, तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है अवेट फॉर, तो अवेट के साथ फॉर नहीं लगता है। आपका जो वेट होता है, वेट के साथ आपका फॉर लगता है। वी विल हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट, हमें रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो किस पे है, वो स्ट्राइक पे है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, डैश इज अ मोमेंट शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड फॉर नो स्टॉकिंग्स हंग फ्रॉम फायर प्लेस। यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन यूज होना है फॉर। क्या यूज होगा आपका? यहाँ पे आपको लिखा ही नहीं आंसर, तो
ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। फॉर यहाँ पे यूज होगा, फॉर अ मोमेंट शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड फॉर नो स्टॉकिंग्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। Question number fourth is he should refrain to associate himself with any party because people have faith in his integrity, no error. जो प्रीपोजिशन कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं जो आपके उन्हीं के साथ लगते हैं, जैसे कि रिफ्रेन की बात करें तो रिफ्रेन के साथ आपका लगता है हमेशा फ्रॉम। ही शुड रिफ्रेन फ्रॉम एसोसिएट हिमसेल्फ विद एनी पार्टी, अपने आप को उसे अलग करना चाहिए कि वो किसी भी पार्टी के साथ ना जुड़े, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी वर कंप्लीटली टेकन डैश बाय द एस्टेट एजेंट हु टर्न्ड आउट टू बी अ क्रुक। जो भी बच्चे अगर बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो है क्लासेस डेली बेसिस पे मिलती हैं। रात की 10 बजे जो है वो आपकी फ़िक्स रहती है, लेकिन अगर हम बात करें दिन की क्लास की तो वो कभी भी मैं आपको टाइम बता देती हूँ टेलीग्राम पे। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आना है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आएगा आंसर, वी वर कंप्लीटली टेकन इन। तो टेकन इन का मतलब होता है कि जब भी क्वेश्चनिंग के लिए जिस पे शक होता है तो डिटेक्टिव्स जो है इंक्वायरी करते हैं ना, तो ये मतलब होता है टेकन इन, तो ये भी आपकी फिक्स प्रीपोजिशन है। द सॉन्ग्स ऑफ द ओल्ड मूवीज आर वर्थ लिसनिंग टू, नो एरर। तो अगर हम बात करें लिसन, लिसन के बाद हमेशा आपका प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है, लेकिन जो वर्थ लिसनिंग जो होता है इसके बाद कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है सॉरी। तो जो सॉन्ग्स है ओल्ड मूवीज के वो वर्थ लिसनिंग है, तो पार्ट सी पार्ट में एरर है। It should be obvious to you that if you persist bothering him, he will get angry with you, no error. ये सबको ही आना चाहिए। जो प्रीपोजिशन परसिस्ट है, परसिस्ट के बाद हमेशा इन प्रीपोजिशन जो है ये फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है। पार्ट बी में आपका एरर है। डॉक्टर शर्मा कंक्लूडेड हिज स्पीच डैश एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी। यहाँ पे आपका यूज होगा कंक्लूडेड हिज स्पीच बाय एक्सप्लेनिंग, ठीक है। कब कैसे उसने कंक्लूड की, एक्सप्लेन करने के बाद, तो ए पार्ट जो है यहाँ पे आएगा आपका बाय। आई सर्टनली डिफर विद यू इन दिस मैटर, नो एरर। तो डिफर के साथ आपका आएगा, डिफर के साथ आपका लगता है डिफर फ्रॉम, ठीक है, किसी पर्सन के साथ आप डिफर कर रहे हो, अलग हो रहे हो, तो ये मतलब डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपका बी पार्ट जो होगा इसमें आपका एरर है। डोंट डिपेंड डैश अदर्स, यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ओन फीट। तो डिपेंड के साथ आपका क्या लगता है, फिक्स प्रीपोजिशन ऑन, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। नेक्स्ट, he had a suspected fracture so he was admitted into the hospital, no error. एडमिटेड के बाद आपका फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है टू, यहाँ पे सी पार्ट में आपका एरर है, he was admitted to the hospital. Our life promises a lot dash pleasures and we must learn to enjoy it. ये भी आपको कल भी मैंने बताया था, अ लॉट ऑफ अ फिक्स प्रोपोजिशन है एक, ठीक है, अ लॉट ऑफ प्लेजर आपका आएगा यहाँ पे। इफ यू पुट योर हर्ट टू इट यू विल बी अ विनर, नो एरर। यहाँ पे आपका बी पार्ट में एरर है, यहाँ पे आना था इफ यू पुट योर हर्ट इन टू इट, ठीक है, इसमें अगर आप अपना दिल डाल दोगे, मतलब आप पूरी मतलब दिल से कोई चीज करोगे तो आप जरूर ही विनर होंगे, ठीक है, टू इट नहीं आएगा। He traveled all dash the world when he was 80 years old.
उसने पूरी दुनिया में घूमा, तो आप क्या बोलते हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर बी पार्ट होगा सही। द ट्राइब्स लिव्ड डैश द कस्टम्स डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश हैड एवर सीन। आपका जो नेक्स्ट होगा, क्या कहते हैं, मॉक टेस्ट, मैं बता दूं, उसमें आपका रहने वाला है नवंबर एंड अक्टूबर मंथ का जो करंट अफेयर होगा। तो आप लोग दो महीने का जो होता है ना आपका करंट अफेयर्स, उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर आप बोलते हो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं इसके करंट अफेयर्स के, बहुत टफ आ रही है। तो आपको मैंने इतने सारी प्रैक्टिस कराई है लेकिन फिर भी नहीं आ रही है, तो फिर मैं बताओ आप क्या कर सकते हो इसके रिलेटेड। तो इसमें आपका आएगा कि जो है यहाँ पे आएगा द ट्राइब्स लिव्ड बाय द कस्टम। तो जो आपका प्रिपोजिशन बाय होता है, लिव्ड बाय, इसमें आपका बताया जाता है कि उनका जो क्या है, उनका जो लिवलीहुड कैसा है, वो किस तरह से रहते हैं। ही लिव्स बाय बैगिंग जैसे होता है ना आपका, ही लिव्स बाय बैगिंग। तो यहाँ पे जैसे आपका ये भी आता है बाय द रिवर, ये भी बताया जाता है बाय से आप किसी ऑब्जेक्ट को बताते हो कि वो पॉइंट से कितना ज़्यादा क्लोज है, जैसे कि बाय द रिवर हो गया। अब बाय जो होता है ये आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए भी बताया जाता है, जैसे कि आप आई ट्रेवल बाय, अराइव बाय। और बाय जो है आपका टाइम भी बताता है, जैसे बाय ऑल द टाइम। तो ये सब आपके बाय प्रीपोजिशन यूज होता है इसमें। शी वॉज हैप्पी टू पार्टेक डैश इन द फेस्टिविटीज। तो पार्टेक के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आता है इन, ठीक है। शी वॉज हैप्पी टू पार्टेक, उसमें जो फेस्टिविटीज में हिस्सा लेके वो हैप्पी थी, खुश थी। हिज मैनर्स डैश विद हिम, जो उसका व्यवहार है, उसके जो मैनर्स है वो उसके लिए बोलते हैं, स्पीक फॉर हिम। अ थॉरो सर्च ऑफ द एयरक्राफ्ट वॉज कैरिड डैश इन द एयरपोर्ट। तो वहां पे आपकी मतलब वो सर्च हुई थी, ठीक है, बहुत डीप सर्च हुई थी। कैरिड आउट, कैरिड अलोंग नहीं आता, कैरिड आउट इन द एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए पार्ट इज द राइट आंसर। डिस्क्रिमिनेशन डैश एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड। ये आपका थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, तो ये आपने गलत नहीं करना है, इसको ध्यान से क्वेश्चन को करें। यहाँ पे आपका आना है डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फॉर्म, ठीक है, ऑफ नहीं लगाना, इन आएगा। डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम डैश डेंगू फीवर। तो वो किसके शिकार बने थे, डेंगू का जो फीवर हुआ उसके जो शिकार बने थे। तो विक्टिम के बाद आना है आपका टू। तो ये आपकी कोई क्लास नहीं हो रही, ये प्रैक्टिस हो रही है एमसीक्यूज की, ठीक है। अगर मैं इसमें आपका बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करती रहूंगी तो क्लासें आपकी हो जाएगी एक एक घंटे की। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आपके एमसीक्यूज ज़्यादा करवाऊँ, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस होगी आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट है। शी स्कोफ्ड डैश द आइडिया ऑफ क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन। जल्दी से बताएं, और एक दूसरे को देख के जो है आंसर नहीं देना है, जो आपको आता है वो आंसर देना है आपने। यहाँ पे स्कॉफ एट का मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, स्कॉफ्ड एट, ठीक है। जब आप किसी किसी का जो मजाक बनाते हो, हंसी उड़ाते हो, या फिर किसी को जैसे कि ताना मारते हो, वो चीज होती है स्कॉफ। दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्दी डैश प्रेज। तो वर्दी के साथ आपको पता ही है ऑफ लगता है, वर्दी ऑफ प्रेज। इट इज आवर ड्यूटी टू गेट डैश द ट्रूथ। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर बताएं।
आज मैं टाइम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप बोलते हो कि आपको बहुत ज़्यादा जो है टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, जिसको स्पीड कम लग रही होगी वो स्पीड बढ़ा सकते हैं, और जिसको ज़्यादा लग रही होगी वो कम कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा आपका गेट एट द ट्रूथ। तो ये आपका एक फिक्स प्रिपोजिशन होता है। तो इसका मतलब होता है कि जब आप किसी चीज में सक्सीड होते हो, यू सक्सीड इन डिस्कवरिंग। ठीक है, कोई चीज आप डिस्कवर करने में सक्सेसफुल हो जाते हो, तो ये होता है गेट एट द ट्रूथ, फिक्स प्रिपोजिशन। फॉर अ चाइल्ड अ ब्लो डैश सेल्फ एस्टीम इज अ टेरिबल थिंग। तो ये आपका आएगा ब्लो टू द सेल्फ एस्टीम। ठीक है, कोई भी आपकी जो जैसे कि सेल्फ वर्थ है, ठीक है, उसको आप एकदम से कोई हानि पहुंचाता है, ठीक है, उसमें कोई चीज डैमेज हो जाती है, जैसे कि आपकी होता है ना इज्जत पे आंच आई, वैसे टाइप होता है। अ ब्लो टू द सेल्फ एस्टीम एक बहुत ही टेरिबल चीज होती है। ठीक है, जो उसकी प्राइड या फिर उसकी वर्थ को वो क्या कर देता है, बिल्कुल ही कम कर देता है। ठीक है, इससे एक इंसान बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, उनके रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं, उनकी ओवरऑल लाइफ के ऊपर उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ही इज अ डिसेंडेंट डैश द मुगल रॉयलिटी। तो ये सबको ही पता होना चाहिए, डिसेंडेंट जो है वो उनका वंशज है ऑफ द मुगल रॉयलिटी। ऑफ यहाँ पे यूज होगा। फेट स्माइल डैश हिम इन ऑल द वेंचर्स, इन ऑल हिज वेंचर्स। यहाँ पे आएगा ऑन हिम, फेट स्माइल ऑन हिम इन ऑल हिज वेंचर, उसके ऊपर किस्मत जो है वो हंसती है, ऑन हिम। डोंट पुट डैश अंटिल टुमारो वट यू कैन डू टूडे। तो यहाँ पे क्या होता है, पुट ऑफ। ठीक है, पुट ऑफ क्या होता है, कोई चीज आप पोस्टपोन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आता है कि डोंट पुट ऑफ, पोस्टपोन मत करो कल के लिए जो आप आज कर सकते हो। ही वॉकड 10 miles by foot, नो एरर। कल आपकी इंग्लिश की क्लास नहीं होगी, दिन को आपके मैंने करने हैं टॉप 40 एमसीक्यूज कोड रिलेटेड अवेयरनेस के। टाइम मैं आपको बता दूंगी। फुट जो होता है ना, इसके साथ हमेशा क्या लगता है, ऑन फुट, ये आपको ध्यान रखना। ही वॉकड 10 miles ऑन फुट। द ट्रेन इज अराइविंग डैश प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो यहाँ पे आपके रेलवे स्टेशन पे एक एग्जैक्ट लोकेशन बताई जा रही है, तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए आपका क्या यूज होता है, एट प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो ये आपको इसके आंसर पे देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ही इज गुड डैश गुड इन मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इजंट, नो एरर। तो जैसे कि आप हमेशा ये बोलते हो कि गुड एट, ठीक है, गुड एट इंग्लिश, ये आपको हमेशा याद रखना होता है कि यहाँ पे आपको एट यूज होता है, फिक्स प्रीपोजिशन। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। द क्रिमिनल वॉज टोटली टेकन डैश व्हेन द पुलिस रिकॉग्नाइज्ड हिम। जो जो भी नए वर्ड्स आपको आज सीखने को मिल रहे हैं, ठीक है, उनको आपने ध्यान से करना है ताकि दोबारा से आपका ये गलत ना हो जाए। क्योंकि आपके अगर इंग्लिश की बात करें 30 क्वेश्चंस आने हैं पेपर में, तो ये आपके डिसाइडिंग सेक्शन है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो 10 मार्क्स वाले हैं ये तो सभी कर लेंगे, और जो करंट अफेयर्स के भी 15-20 क्वेश्चन सबको ही आएंगे क्योंकि वो ईजी होने वाले हैं। लेकिन इंग्लिश जो है ये आपका पत्ता उड़ा भी सकती है। तो यहाँ पे आपका आना है टेकन एबैक। टेकन एबैक का मतलब होता है कि सरप्राइज हो जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाना, सरप्राइज हो जाना या फिर शॉक हो जाना, कोई चीज ऐसे अनएक्सपेक्टेड हो जाती है ना, हो जाते हैं ना आप, टेकन एबैक। द एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन मंडे। तो ये आपका ऑन, जो डेज होते हैं ना,
डे और आपकी जो डेट होती है उनके साथ हमेशा आपका ऑन यूज होता है, और इन आपका किसके लिए यूज होता है, ईयर के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यू मस्ट अपोलोजाइज डैश हिम फॉर दिस। तो अपोलोजाइज के बाद क्या आता है, टू हिम, अपोलोजाइज टू हिम। शी सीम्स कर्स्ड डैश बैड लक। ऐसा लगता है कि वो भरी हुई है, उसकी किस्मत जो है, बुरी किस्मत जो है, उसको किसी ने कर्स करा है, कर्स विद बैड लक। He was brought dash by his aunt as his mother had died when he was just a lad. ऑप्शंस हैं अप, पुट, ऑफ या फिर विद। क्या आता है यहाँ पे, ब्रॉटअप। ब्रॉटअप का मतलब क्या होता है, किसी का पालन पोषण किसने करा है, उसकी आंट ने। ही वॉज ब्रॉटअप बाय हिज आंट। ऑप्शन नंबर ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। As she became tired, errors began to creep dash her work. जैसे जैसे वो थकती जा रही है, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई, वो म्यूट होगी, तो उसके बाद और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही जा रही थी। तो दैट वाज वेरी वेरी, बोल सकते हैं कि डिमोटिवेटिंग थिंग, कि फिर मन ही नहीं करता कि क्लास में बनाऊं। ठीक है, लेकिन फिर भी आई ट्राइड कि मैं क्लास बनाऊं। दैट्स वाई माई एनर्जी इज वेरी लो। यहाँ पे आता है आपका इनटू। ठीक है, उसके काम में और ज्यादा एरर्स आने लगे। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश हिज सक्सेस। कॉम्प्लीमेंट किसकी सक्सेस के ऊपर, ऑन हिज सक्सेस। ठीक है, those who are in power have to be sensitive of the sufferings of the poor, no error। तो sensitive के साथ fixed preposition आता है to। which newspaper do you subscribe for, no error। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, डेली मैं आपको बोलती हूँ, जो कि आप कभी भी करते नहीं हो। ठीक है, तो आप भी प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज जीके विद शिवाली मैम। तो सी पार्ट जो होगा इसका एरर होगा, यहाँ पे टू आना है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज, वी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली इन टाइम, नो एरर। तो यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है, एग्जैक्टली इन टाइम नहीं आता है, ऑन टाइम आता है। क्या आता है, ऑन टाइम। तो ये आपका एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है। इन टाइम होता है कि विद इन दिस टाइम, 4 से 5 के बीच में, लेकिन आपका ये ऑन टाइम है, यानी कि ऑन 5 PM एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। तो अभी हमने करे टोटल 50 क्वेश्चंस सॉल्व। ठीक है, कुछ बच्चों को क्लास बहुत ही फास्ट लगेगी, कुछ लोगों को बहुत ही स्लो लगेगी। तो मुझे एक बीच का रास्ता अपनाना होता है कि मैं जो है सबके लिए वैसे ही क्लास लाऊं, क्योंकि एक एक बच्चे के अकॉर्डिंगली अगर वैसा हुआ तो फिर क्लास कैसे बनाऊंगी। ठीक है, आपका मेन चीज होनी चाहिए, आपको MCQ सॉल्व करने हैं। ठीक है, जिसको स्पीड कम लग रही हो ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा लग रही हो कम कर सकते हैं, और क्या बोलूं मैं। तो बाकी इसी तरह से क्लासेस में जुड़े रहिए। रात को 10 बजे आपको मिलना है जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स के साथ, हम क्लास लाएंगे। ठीक है, तो वो क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसमें मैं कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQs करवाऊं। तो वो आप ज़रूर जुड़ना 10 बजे। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।